शुएब शाहीन साहब, ये अपोजिशन जमातों ने अपना एक लाहे अमल तो एक डिमांड तो रख दी है हुकूमत के सामने कि आप लोग दोबारा साफ और मुनसिफाना इलेक्शन चाहते हैं। तो ये अब ज़ाहिर हुकूमत तो इतनी आराम से नहीं मानेगी और वो तो आपको ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं, आपके साथ बैठ कर आगे चलना चाह रहे हैं, इस निज़ाम को चलते देखना चाह रहे हैं। तो फिर आप लोग की हिकमत अमली अब क्या होगी? कब तक मौका देंगे, कब तक टाइम देंगे हुकूमत को, फिर क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, दो ऑप्शन है बड़े सीधे सीधे। या तो जुडिशल कमीशन बनाएं जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोग हैं उसका ऑडिट करा के उसके मुताबिक उनको हुकूमत में आने दें। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये इदारे नहीं मानेंगे तो नेचुरली इसमें सबको पता है कि किस तरीके से डाका जनी हुई है और जो हारे हुए लोग थे उनको जितवा दिया गया है। इसमें पैसे चले हैं, इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जिस तरीके से फॉर्म 45 को फोर्जरी करके फॉर्म 47 बनाए हैं वो सब के आंखों के सामने है। मेरा हल्का आपके सामने है, इस्लामाबाद में बैठा हूँ। सबसे बड़ी लीड थी मेरी, यहाँ 1,05,000 वोट लिया। जिस मेरे मद्दे मुकाबले ने जिससे 50,000 वोट नहीं लिए उसको उठा करके असम्बली में भेज दिया। इस तरह तीनों हल्के हमारे और पूरे पंजाब और पाकिस्तान के बहुत सारे हल्के हैं। तो मैं समझता हूँ कि लियाकत चट्ठा की बात आपके सामने है। जो शख्स देखें जो विसल ब्लोअर होता है उसको हमेशा प्रोटेक्शन हासिल होती है, लेकिन यहाँ उसको उठा के ले जाए गए और अभी तक वो उसका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ है। तो इस तरीके से उससे स्टेटमेंट अपने बयानात से फिर वो मुकर भी तो गए, फिर वो बदल भी तो गए थे। देखें उसका बयान अभी तक देखें, अगर आप किसी कस्टडी में होंगे तो उस बयान की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। अगर वाकई उसके ऊपर तहकीकात होती, वो सामने आता और फिर वो मुकर जाता तो फिर तो कोई बात है। मुझे आपको किसी को भी उठा ले और उससे जबरदस्ती बयान ले लें, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? अंडर ड्यूरेस या अंडर कन्फाइनमेंट या किसी अथॉरिटी के पास अगर आप हैं तो वहां दी जाने वाली स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो एक बात तो तय है कि आज भी वो बाहर नहीं है, वो कस्टडी में है। तो इस तरीके से जो कुछ होता रहा है या जो हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। तो फिर उसका सेकेंड ऑप्शन यही है, एहतजाज का रास्ता है। वो एहतजाज का रास्ता पार्लियामान के अंदर भी होगा और पार्लियामान के बाहर भी होगा। फिर नए इलेक्शन की मुतालबा हमारा जायज़ और जेन्युइन मुतालबा है। जो 7वें 8वें नंबर वाले लोग थे वो जितवाया गया। अच्छा। अब महमूद अचकज़ई वाला हल्का आप देख लें, सालार काकड़ हमारा बंदा जीता है 33,000 वोट लेके, महमूद अचकज़ई लिए 11-12 हज़ार वोट। 8वें नंबर पे जो रिजाइन कर चुका था, यानी वो रिटायर हो चुका था कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, 8वें नंबर को उठा के जितवा दिया गया। एजाजुल हक वाला हल्का देखें, शौकत बसरा हमारा फर्स्ट नंबर पे था, मुस्लिम लीग नून वाला सेकंड नंबर पे था, थर्ड पोजीशन वाले को एजाजुल हक को उठाकर जितवा दिया गया। इसी तरह सलमान अकरम राजा वाली सीट देख लें, नवाज शरीफ साहब वाली लाहौर वाली सीट देख लें और कई सीटें। जब आप फोर्जरी करके और बेईमानी करके डाकाजनी करके रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत करेंगे तो लोग तो ज़ाहिर है उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। वो ट्रू नुमाइंदे तो नहीं है, ना वो रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना वो नुमाइंदगी का हक रखते हैं, ना वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाने के हक रखते हैं, ना वो सियासी इस्तेकाम उसके जरिए आएगा, ना माशी इस्तेकाम आएगा, ना उस पर कुछ ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। अब आप लोग क्या बैठने के लिए पार्लियामेंट में तैयार हैं कि पार्लियामेंट में आएँ और मजबूर करें ये जो ट्राइब्यूनल्स को 6-6 माह का वक्त दिया गया है, ये 1 माह का कर दें या 45 दिन का कर दें, ताकि फिर आने वाले इलेक्शन में ये सूरत हाल दोबारा ना देखने को मिले? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि 2017 में जो रिफॉर्म्स आई थी उसके अंदर एक लॉ ये रखा गया कि ईएमएस सिस्टम होगा। इन्होंने कुछ 36 या 38 करोड़ रुपए का ईएमएस सिस्टम बनाया, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो ही वो रिजल्ट अनाउंस करेगा, पिछली दफा भी ये कहते थे आरटीएस बैठ गया था जी, आरटीएस बैठ गया था। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है वो ईएमएस के अंदर फौरी तौर पर अपने मोबाइल के जरिए वो तस्वीर भेज देगा और वो कंप्यूटराइज्ड होगी और वो डेट के साथ आएगा, टाइम के साथ आएगा। कोई उसको डिलीट भी करेगा, उसमें आएगा उस सिस्टम के अंदर कि ये डिलीट हो गया है या यहाँ से किया गया है। और दूसरा, वो बगैर नेट के भी काम करेगा। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट्स मौजूद है इलेक्शन कमीशन की। वो ईएमएस सिस्टम के होते हुए कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि इसके अंदर बेईमानी हो सके, नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम हमने सिस्टम दिया था कि कंप्यूटराइज्ड होगा, आपका थंब इंप्रेशन होगा, उसी वक्त आपका अंगूठा मैच करेगा तो आपका वोट डालेगा और उसके अंदर किसी किस्म के दूसरा काम नहीं थे। अच्छा, ईवीएम के अंदर अगर कोई इनको खराबी नजर आती थी वो उसको इम्प्रूव कर सकते थे, मगर इम्प्रूव करने की बजाय हमने उसको खत्म कर दिया। दूसरा, जो ईएमएस सिस्टम है उस दिन नेट बंद कर दिया। नेट बंद भी हो, जिसने जिस वक्त वो भेज दिया, आज देखें उस वक्त आज जो लार्ज स्केल पे जिस तरह की फोर्जरी हुई है, ये ना 2018 में थी ना कभी कोई किसी जमाने में हुई है। आज जो कुछ हम लोग लेके घूम रहे हैं सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45, मुझे बताएं ये इनके कितने फॉर्म 45 थे 2018 में या किसी भी पार्टी के पास, या कभी वो लेकर आए हों? क्योंकि 2017 का कानून है ना, तो फॉर्म 45 वो है जो रिजल्ट है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को मेरे वाला जैसे है
कोई 3000 मुख्तलिफ शख्सियात के उसके ऊपर दस्तखत हैं, उसके अंदर 2 नंबरी कोई करेगा तो वो फौरन पकड़ा जाएगा। लिहाजा उसके अंदर विदाउट ऑब्जेक्शन जिसके पास ओरिजिनल वो मौजूद है। अच्छा, सिर्फ मेरी बात नहीं है, मुझे बताएं कि मैं वहां जहां इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहां जमात इस्लामी भी लड़ रही है, मुस्तफा खोखट भी लड़ रहा है, TLP भी लड़ रही है। सबने आकर कहा कि ये वो फॉर्म 45 जो इसके पास है बिल्कुल हमारे पास है, और एक शख्स बैठता है 47 वाला, वो रिटर्निंग अफसर उसके अंदर अपनी मर्जी का रिजल्ट उठा के दे देता है, जाएं। बिल्कुल सही। और शेख साहब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जीती हुई सीट भी वापस की कराची में कि हम नहीं जीते, कोई और जमात जीती है, तो ऐसे बयान भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।